तो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है परमाणु और अणु। परमाणु और अणु यानी एटम और मॉलिक्यूल, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं कि एटम यानी मॉलिक्यूल, एटम यानी कि परमाणु किसे कहते हैं। यानी सबसे पहले समझेंगे परमाणु यानी एटम किसे कहते हैं। तो देखिए परमाणु किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसमें समझिए कि सभी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। ये बात सबसे पहले किसने कहा था? महर्षि कणाद जी ने कहा था। महर्षि कणाद ने सबसे पहले कहा था कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो डिफिनेशन है जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का डिफिनेशन क्या दिया गया कि तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वह फ्री अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, वह हमेशा गैसीय अवस्था में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? H2 के फॉर्म में रहेगा, मतलब अकेले नहीं रहेगा। दो वो ये परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, यानी आणविक फॉर्म में रहते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। कहने का मतलब कि वैसा तत्व जो मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका हो गया H2 के फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी संरचना, यानी परमाणु का संरचना कैसी होती है। तो परमाणु की संरचना क्या होती है कि परमाणु, देखिए ये हो गया परमाणु की संरचना। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। हम लोग चूँकि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश रहता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं रहता, यानी उदासीन चार्ज रहता है। तो आप सोचिए कि इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं, यानी उदासीन है। यानी कुल मिला के यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, और इसके बाहर में कौन सा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि परमाणु जो होता है कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग के इलेक्ट्रिकली उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल रहता है। कौन? परमाणु, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यानी कि परमाणु का प्रकृति कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं परमाणु। तो समझ लिए कि जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु का कुछ वेट होना चाहिए, यानी परमाणु का भार कितना होता है, इसके समझने का प्रयास करेंगे। तत्व का परमाणु भार, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, तो उसका परमाणु भार कितना होगा? तो देखिए तो तत्व का परमाणु भार क्या होगा? कोई भी तत्व का परमाणु भार निकालने के लिए उस तत्व का एक परमाणु का भार, उस तत्व का एक परमाणु का भार बटे क्या करेंगे कि कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, और बटे उसको गुना कर देंगे कितना से? 1/12 से। तो क्या निकल जाएगा? तत्व का परमाणु भार निकल जाएगा। तत्व का परमाणु भार बराबर क्या होता है? तत्व के एक परमाणु का भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, और उसको गुना कर देंगे कितना से? 1/12 से। तो वो हो जाएगा क्या? आपका तत्व का परमाणु भार। ठीक है, उसका मात्रक होता है AMU, मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U से यूनिट। इसको बोलते हैं परमाणुक द्रव्यमान इकाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का बोलेगा परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 AMU के रूप में लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU होता है। आप लोग को कम से कम परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक तत्वों का सभी का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान सभी को याद रखना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 36, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। आप लोग को सभी का परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम 20 तत्वों तक, ताकि आप उसका जो है किसी भी अणु का परमाणु भार निकालने में हेल्प होगा। हम लोग देखते हैं अणु के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अणु का मतलब होता है क्या? अणु को इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग क्या? मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। देखिए तत्व या यौगिक, इसमें उसमें क्या था? परमाणु का डिफिनेशन में केवल तत्व था, यानी कि तत्व का छोटा से छोटा भाग
जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकता है उसे परमाणु कहते हैं। लेकिन अणु में क्या था, तत्व या फिर यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है, मतलब छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट कि परमाणु फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, अणु जो है फ्री स्टेट में रह सकता है। तो किस फॉर्म में रह सकता है अभी हम बताए हैं, जैसे कि H जो था वह फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, तो H क्या हो गया आपका, परमाणु हो गया। ठीक है, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। अब H जो है यानी केवल H लिखा हुआ है तो समझिए वो परमाणु है, और H2 लिखा हुआ है तो समझिए वो क्या है, अणु है। ठीक है, वो आणविक रूप में रहता है। ठीक है, जैसे Cl2 है तो Cl2 क्या हो गया, अणु हो गया, लेकिन केवल Cl लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, वो परमाणु हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है कि मान लेते हैं तत्व है या फिर यौगिक, मान के चलिए कि H2O है, तो ये क्या है, क्या हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक है, तो एक से अधिक है तो इसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो यौगिक ये किस फॉर्म में है, तो आणविक फॉर्म में है। ठीक है, यानी अणु के रूप में है। यानी कि देखिए अब जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि परमाणु का है तो परमाणु को बाहर निकाल लिया, उसी प्रकार से अणु है तो अणु का भार कैसे निकालेंगे, यानी कि मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अणु भार किसे कहते हैं, तो देखिए कोई भी तत्व या यौगिक का एक अणु का भार ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कार्बन 12 के एक परमाणु के भार को, और उसको गुना कर देंगे 1/12 से, तो क्या निकल जाएगा आपका, अणु भार। तो अणु भार निकालने के लिए तत्व या यौगिक के एक अणु का भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, उसको गुना करना पड़ेगा कितना, 1/12 से, तो क्या निकल जाएगा, अणु भार निकल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें कुछ अंतर नहीं है, परमाणु भार अणु भार में कुछ नहीं है। यदि परमाणु भार निकालना रहेगा तो यहाँ पर एक परमाणु का भार ले लेंगे और उसको फिर सेम चीज़ से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मात्रक इसका वही होता है, AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। अणु भार को निकालने के लिए कैसे है देखिए, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि H2O का अणु भार क्या होगा, यदि क्वेश्चन आता है H2O का अणु भार क्या होगा, तो H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो लिख देंगे 2 गुना हाइड्रोजन, और प्लस दे देंगे 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन, 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है अभी हम बताएं, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या फिर इसको शॉर्ट में कोई बुक में केवल U लिखा रहता है तो वो भी समझ आए। तो 18 क्या हो जाएगा, इसका H2O का भार निकल जाएगा, यानी कि अणु भार निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ग्लूकोज का पूछ लेगा, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है। तो देखिए ग्लूकोज का पहले फार्मूला जानने का प्रयास करेंगे, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। अब उसका हम लोग अणु भार निकालेंगे तो कार्बन 6 गो है तो 6 गुना कार्बन लिख देंगे, हाइड्रोजन 12 है तो 12 गुना हाइड्रोजन लिख देंगे, और प्लस ऑक्सीजन 6 गो है तो 6 गुना ऑक्सीजन लिख देंगे। अब देखिए इसका परमाणु भार जो है बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, 12 लिख दीजिए, 12 गुना हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, प्लस 6 गुना ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है। अब सबको जोड़ दीजिए, 12 छक 72, और यहाँ पर हो गया आपका 12 गुना 1 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 16 छक 96, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। 180 क्या हो जाएगा आपका, ये ग्लूकोज का अणु भार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, बना दिया गया है कैलकुलेशन करके। उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे सुक्रोज यानी कि शुगर जिसको बोलते हैं चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। ठीक है, तो इसका भी अणुभार आप लोग निकाल सकते हैं। ये भी देखिए जो भी एक से अधिक रहेगा, एक से अधिक तत्व जब मिलता है तो यौगिक का निर्माण करता है और वो आणविक अवस्था में रहता है। तो यहाँ देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों है, तो ये अणु के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 12 क्या है, कार्बन है, प्लस फिर क्या है 22 हाइड्रोजन है, फिर प्लस का साइन देंगे, 11 को क्या है, ऑक्सीजन है। अब बैठा दीजिए तो 12 गुना कार्बन कितना हो जाएगा, 12 प्लस 22 गुना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1, 11 गुना ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16। सबको कैलकुलेशन कर दीजिए, 342 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, शुगर यानी कि चीनी का आणविक भार निकल जाएगा। ठीक है, यही कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग समझ गए हैं कि आणविक भार और परमाणु भार कैसे निकाला। परमाणु भार को आपको याद रखना पड़ेगा कोई भी तत्व का, ठीक है, लेकिन अणु भार जो है, अब परमाणु भार यदि कोई तत्व का याद है तो अणु भार आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 3 को एग्जाम्पल देके बता दिए। इसी प्रकार से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एक पूछता है हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं D2O का अणु भार क्या होगा। ठीक है, तो देखिए D2O जिसको हार्ड वाटर बोलते हैं, ये क्या है, हार्ड वाटर है। ठीक है, इसका अणु भार पूछता है तो हम लोग देखें सिंपल वाटर का यानी कि सामान्य जल का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, लेकिन D2O का कितना होगा, तो 2 गुना D ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है ना, प्लस O, तो 2 गुना हाइड्रोजन का
1 होता है, लेकिन डी का ड्यूटेरियम का 2 होता है और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 दूना 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर का अणुभार याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, मोल के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मोल यानी मोल किसे कहते हैं, देखिए किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कितना है 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित हो। ठीक है, कोई भी पदार्थ में यदि इतना कण उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस पदार्थ का 1 मोल बोलेंगे, 1 मोल। ठीक है, ये कण के जगह पर परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें इसको याद रखें 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित है। कोई भी पदार्थ में जब इतना कण उपस्थित है तो उस पदार्थ का 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, यानी 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1 मोल बराबर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 कण। ठीक है, और इसको हम लोग अन्य परिभाषा के रूप में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़ा समझिए कि देखिए कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो इतना ही होगा, कितना होगा 6.022 × 10⁻23। कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या उतना ही होगा जितना 1 मोल में कण उपस्थित होते हैं, यानी 6.022 × 10⁻23। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसको अन्य परिभाषा के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे अभी हम क्या बताएं कि कोई भी पदार्थ में कितने कण उपस्थित होते हैं, तो 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, और कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में भी उतने ही कण उपस्थित होते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा में उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या। ठीक है, 12 ग्राम में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा में उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम देखें कि कोई भी पदार्थ में उपस्थित कण कितना था, तो 6.022 × 10⁻23 कण था, और कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में भी उतने ही कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछेगा 1 मोल परमाणु, 1 मोल यहाँ पर क्या है, परमाणु है, तो कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। और यदि पूछेगा 1 मोल अणु, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 अणु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अणु है तो अणु हो जाएगा, परमाणु है तो परमाणु हो जाएगा। परमाणु अणु क्या है उसका डेफिनेशन भी बता दिया गया है। और ये जो वैल्यू है 6.022 × 10⁻23, इसी को हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रो संख्या। याद रखिएगा, अवोगाड्रो संख्या एग्जाम में पूछता है क्या होता है अवोगाड्रो संख्या, तो वही होता है 6.022 × 10⁻23 को अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि परमाणु की संरचना, आखिर परमाणु की संरचना कैसी होती है, क्या क्या आखिर परमाणु किससे मिलकर बना होता है। तो हम देखिए शॉर्ट में एक बता दिए थे अभी हम कि परमाणु जो होता है उसके बीच में केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोला जाता है। ठीक है, इसका खोज कैसे हुआ है अभी हम तुरंत देखेंगे, इसका खोज नाभिक का खोज कैसे किया, कौन किया। ठीक है, और इसके बाहर में जो है एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है, किसका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इसका नाभिक का चक्कर लगाता है। ठीक है, और बीच में केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है कोई भी चार्ज उसमें नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि नाभिक का खोज कौन किया था, कैसे पता लगाया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। तो देखिए नाभिक का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम था रदरफोर्ड। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था, और उन्होंने एक मॉडल दिया, परमाणु मॉडल, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उन्होंने क्या करता है, देखिए इस फिगर से समझने का प्रयास करते हैं मॉडल का। देखिए उन्होंने क्या किया कि अल्फा कण को एक सोने की पतली पन्नी से पास कराया। ठीक है, देखिए
जब अल्फा कण को उन्होंने पास कराया तो देखा कि अल्फा कण, देखिए सबसे पहले अल्फा कण के बारे में समझते हैं। अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम का बना होता है और ये इसका नेचर क्या होता है, अल्फा कण पॉजिटिव नेचर का होता है। याद रखिएगा, ये कौन सा नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। और अल्फा कण जो होते हैं वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो अल्फा कण को जैसे ही सोने की पतली पन्नी से पास कराया तो देखा कि अधिकतर अल्फा कण जो है उसको, उस परमाणु को पार कर गए। ठीक है, बहुत सारे पार हो गए। इससे क्या साबित हुआ कि इससे ये साबित हुआ कि बहुत सारे अल्फा कण पास हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि परमाणु के अंदर में जगह है, खाली जगह है, तभी तो ये पार हो रहा है। ठीक है, कुछ अल्फा कण क्या हुए, अपने रास्ता में जाने के बाद डेविएट हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पास में आ रहे हैं, ये जो नाभिक है, नाभिक के जब पास में आ रहा था तो उससे क्या हो रहा था, मुड़ जा रहा था। तो इससे उन्होंने ये पता लगा लिया कि मुड़ जा रहा है, टकरा करके मुड़ जा रहा है। इसका मतलब क्या कि नाभिक के किनारे से कुछ परमाणु कण क्या हो रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव नेचर का कुछ न कुछ होगा जिसके कारण से वो क्या हो रहे हैं, टकरा करके मुड़ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके केंद्र के आसपास या जहाँ से मुड़ रहे हैं वहाँ पर कोई पॉजिटिव नेचर का कुछ होगा। ठीक है, तीसरा चीज़ इन्होंने क्या किया कि देखा 10,000 में से 10,000 अल्फा कण को पास कराया, उसमें से एक वो अल्फा कण जो है नाभिक के पास से, नाभिक से टकरा करके और वापस रिटर्न आ गया अपने ही रास्ता से। यानी कि 10,000 अल्फा कण को पास कराया और उसमें से एक अल्फा कण जो है अपने ही रास्ते से मुड़ करके और वापस आ गया, मतलब इसमें गया और टकरा करके वापस आ गया। तो इससे ये पता चल गया कि देखा कि बहुत सारे पास हो गए, बहुत सारे क्या हो गया, एक दो कुछ मुड़ गए, लेकिन एक 10,000 में से 10,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण जो है अपने ही रास्ते से रिटर्न आ गया। इसका मतलब कि बीच में कुछ होगा जो इसको रोक दिया जाने के लिए और क्या कर दिया, फिर वापस भेज दिया। इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि परमाणु के बीच में एक कुछ न कुछ होगा और वो किस नेचर का होगा, वो पॉजिटिव नेचर का होगा। यदि ये नेगेटिव नेचर का रहता तो अल्फा कण किसका नेचर का है, तो अल्फा कण जो है वो पॉजिटिव नेचर का ऑलरेडी है। यदि ये नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्शन कर लेता, लेकिन यहाँ पर ज़रूर पॉजिटिव नेचर का होगा जो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण कर रहा है और अपने रास्ते में भेज दे रहा है। तो ये कितना डिग्री से आ गया वापस, तो 180 डिग्री कोण बनाते हुए वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने क्या दिया, 3 को सबसे पहले बात स्पष्ट हुआ। जैसे ही अल्फा कण को सोने की पतली पन्नी से पास कराया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण क्या किए, पास हो गए। इससे पता चला कि परमाणु के अंदर रिक्त स्थान होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ अल्फा कण नाभिक के किनारे से मुड़ गए, नाभिक के किनारे से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, मतलब मुड़ गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाभिक के अंदर कोई धनात्मक चार्ज होगा। ठीक है, और 10,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण बनाते हुए वापस आ गया। इससे पता चल गया कि उसके केंद्र के में, नाभिक में कोई धनावेशित आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका, देखिए इसका सिद्धांत को पढ़ते हैं। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कणों ने अपने मार्ग से विचलित होने का कारण यह निष्कर्ष है कि परमाणु में धनावेशित आवेश एक छोटा घना नाभिक होता है। मतलब कुछ कण जो है अपने मार्ग से विचलित हो गए, कोण बनाते हुए डेविएट हो गए। उसका कारण यही है कि जरूर कुछ ना कुछ एक छोटा सा नाभिक के पास कोई घना सा धनावेशित चार्ज वहाँ पर उपस्थित है, जो परमाणु के द्रव्यमान का अधिकांश भाग बनाता है। रदरफोर्ड के गोल्डफॉल के प्रयोग से अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के गुजरते हैं, जो दर्शाता है कि परमाणु का अधिकांश स्थान जो है खाली होता है। क्या है, रिक्त स्थान है, मतलब खाली होता है। ठीक है, हालांकि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस बात का प्रमाण है कि धनावेशित आवेश परमाणु के एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इसके तीनों सिद्धांत को हम लिख दिए हैं यहाँ पर कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, पार हो गए। इसका मतलब है परमाणु के अंदर में रिक्त स्थान है। कुछ अल्फा कण अपने ही मार्ग से कुछ कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए। इसका मतलब है परमाणु के भीतर में क्या है, पॉजिटिव कुछ कण है, यानी कि कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला
पदार्थ उसमें उपस्थित है। 10,000 में से एक कण वापस आ गए, इसका मतलब 180 डिग्री कोण बनाते हुए, इसका मतलब है कि परमाणु के भीतर में कोई धनावेशित चार्ज उपस्थित है और उसी धनावेशित चार्ज पर परमाणु का समस्त भार जो है निर्भर करता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया? नाभिक। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने जो केंद्र में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज वाले पदार्थ को नाम क्या दिया? नाभिक दिया। यानी कि नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि देखिए परमाणु का जो त्रिज्या होता है, तो परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो 10 के पावर में -10 मीटर होता है, ठीक है। ये हो गया परमाणु पूरा सा, है ना। परमाणु का ये पूरा सा हो गया आपका परमाणु का त्रिज्या ये हो गया। यहाँ से नापेंगे इसका त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर में -10 मीटर। 10 के पावर में -10 मीटर, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम। जबकि ये नाभिक का केवल त्रिज्या नापा जाए केवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो उसका होता है 10 के पावर में -15 मीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो नाभिक के साइज क्या है? त्रिज्या काफ़ी छोटा है, परमाणु काफ़ी बड़ा है, ठीक है। रदरफोर्ड ने यह भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उन्होंने एक बात बोला था, ये बोला था कि उसकी चक्कर लगाने में उसका ऊर्जा जो है हमेशा ह्रास हो रहा है। किसका ह्रास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का जैसे चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा में क्षति हो रहा है, नहीं कमी हो रहा है। तो कभी न कभी कमी हो करके कम होते 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 उस क्या हो जाएगा? उसका ऊर्जा शून्य भी हो सकता है। और जब शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर गिर जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा? धंस जाएगा या गिर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से रदरफोर्ड का जो कुछ सिद्धांत दिया था परमाणु मॉडल में, वो क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। और उन्होंने ये एग्जैक्ट नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर तो लगा रहा है लेकिन किस दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी दिशा के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए, जिस कारण से इसका नियम क्या हो गया? ये जो नियम था ये फेल हो गया, ठीक है। इसका कुछ त्रुटि हो गया, ठीक है। तो ये हो गया परमाणु का मॉडल। तो परमाणु का मॉडल में आप लोग समझ गए हैं कि नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि मूल कण के बारे में। देखिए मूल कण जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने किया था, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने, जेम्स चैडविक इसको पूरा नाम है। देखिए याद रखिएगा द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.11 इंटू 10 के पावर में -28 ग्राम होता है। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 के पावर में -24 ग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10 के पावर में -24। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान रहता है वह सेम रहता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर में -24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का भी कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर में -24 ग्राम, ठीक है। जबकि इसका आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में आवेश कैसा होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम होता है। और प्रोटॉन का जो होता है +1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम होता है। दोनों क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। यह होता है -1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। ये होता है +1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम। ये जो होता है दोनों का, देखिए दोनों का मात्रा सेम है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर है। दोनों कट जाता है, जिस कारण से क्या होता है? परमाणु उदासीन हो जाता है। और यहाँ पर हम जो है गलती से यहाँ पर लिख दिए हैं कि 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इसका चार्ज कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, चार्जलेस होता है, याद रखिएगा। तो आज इतना ही, फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।